कनिका अपनी सास की बहुत सेवा करती, लेकिन इसके बाद भी बेटे को फोन करके कहती कि मुझे किसी आश्रम में छोड़ आओ या अपने पास बुला लो, तुम्हारी पत्नी मुझे खाना नहीं देती और मुझे भीख मंगवाती है। यह सुनकर कनिका हक्का बक्का रह गई कि माँ जी कैसी बातें कर रही है। तो पति ने गुस्से में आकर कनिका को तलाक का नोटिस भिजवा दिया और माँ को बाहर ले गया। तो कुछ दिन बाद अरुण का सारा बिजनेस बर्बाद हो गया और वह माँ को लेकर इंडिया आ गया। और जब कनिका को पता चला तो अरुण के घर गई और उसे एक बॉक्स पकड़ा दिया। सास देखकर दंग रह गई, क्योंकि इसमें तो कनिका की आंखें नींद से बोझल हो रही थी। सारा दिन उसकी सास उसे एक मिनट न बैठने देती थी। सुबह से लेकर रात तक वह घर के कामकाज कर करके इतनी थक चुकी होती कि उसका बस दिल चाह रहा था कि किसी तरह वह अपनी बिस्तर पर लेटे और सो जाए, मगर उसकी सास मक्कारी से मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ बिठाए हुई थी। हे पैरों में बड़ा दर्द है, जरा सही से दबा, मेरे बेटे की कमाई खा खा कर मोटी ताजी होती जा रही है और उसकी माँ की सेवा तुझसे नहीं होती। कनिका की सास ने ताना मारा तो वह बेचारी एक बार फिर तेजी से उनके पैर दबाने लगी। कभी वह कहती मेरे लिए दूध ले आओ, कनिका दूध का गिलास लेकर आती तो कहती गर्म क्यों लाई हो, मुझे तो ठंडा चाहिए था। कनिका बेचारी वह दूध वापस ले जाती और फिर ठंडा दूध ले आती। कभी कहती मेरे सर में तेल की मालिश कर दो। कनिका उनकी कोई एक बात भी न टालती थी, जो वह कहती जैसा कहती वैसा ही करती रहती। यह और बात थी कि सुबह से लेकर रात तक निर्मला उसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। नींद के झोंकों में कनिका उस समय चौंकी जब उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। बेटा मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं तुझे क्या बताऊँ, अपनी पत्नी के सहारे छोड़कर खुद वहाँ दुबई जाकर बैठ गया और वह सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है, घर के कामकाज मुझ बुढ़िया से करवाती है, फिर भी उसे चैन नहीं मिलता तो मुझे भीख मांगने के लिए सड़कों पर छोड़ आती है और कहती है कि अरुण के भेजे हुए पैसों से उसका गुजारा नहीं होता, खाने पीने के लिए मुझे कुछ नहीं देती और अगर मैं खाना मांगूं तो कहती है अगर भीख नहीं मांगी तो खाना नहीं मिलेगा। कनिका हक्का बक्का रह गई। अरुण तो उसके पति का नाम था, इसका मतलब था निर्मला देवी उसके पति से बातें कर रही थी। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन निर्मला देवी फोन कान से लगाए अपने बेटे के कान भरती जा रही थी। दूसरी ओर वह दुबई में बैठा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कनिका की इतनी हिम्मत कि वह मेरी माँ से सड़कों पर भीख मंगवाई। मैं यहाँ पर विदेश में किस लिए बैठा हूँ, तुम लोगों के लिए कमाई करने के लिए ही तो परदेश काट रहा हूँ। जब मेरी माँ को उस औरत ने आराम नहीं देना तो मुझे उस जैसी घटिया औरत की कोई जरूरत नहीं। निर्मला देवी मुस्कुरा दी। कई दिनों से वह अपने बेटे के कान भरने की कोशिश कर रही थी, मगर आज सफल हुई। उन्होंने जल्दी से फोन कनिका की ओर बढ़ाया। यह ले अरुण तुमसे बात करना चाहता है, उन्होंने कहा तो कनिका ने कांपते हुए फोन कान से लगा लिया। अरुण गुस्से का वैसे ही तेज था। वह अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी, मगर दूसरी ओर अरुण आपे से बाहर हो चुका था। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी माँ को भीख मांगने के लिए मजबूर करे। वह बेचारी कह रही है कि मैं उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ दूं, जहां लावारिस लोगों ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं, और यह सब कुछ तेरे कारण है। निकल जा मेरे घर से अभी, इसी वक्त मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। अरुण ने दुबई में बैठे बैठे चिल्ला कर कहा तो कनिका के हाथों से फोन छूटकर नीचे जा गिरा। वह हक्का बक्का कभी अपनी सास की शक्ल देखी और कभी फोन की। उसकी सास तो खुशी के मारे उछल पड़ी। उसे विश्वास नहीं था कि बेटा इस हद तक उसका दिल खुश कर देगा। कनिका फूट फूट कर रोने लगी। चल अब निकल मेरे घर से, तेरा मनुष्य साया मेरे बेटे की जिंदगी से निकल ही गया। अब मैं उसकी दूसरी शादी करूंगी और तुझे से भी ज्यादा सुंदर लड़की लाऊंगी। तो अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपने गरीब माँ बाप के दरवाजे पर जाकर बैठ। सास की बात पर कनिका खामोशी से उठ गई। ना उठती तो उसे पता था सास धक्के मारकर घर से निकाल देगी, और वह थी ही ऐसी। कनिका के माता पिता बहुत गरीब थे। उसका सिर्फ एक भाई था जो मजदूरी करके अपना और माँ बाप का पेट पाला करता था। कनिका को पता था अगर वह उनके घर आएगी तो उनके ऊपर बोझ बन जाएगी, लेकिन जाना भी मजबूरी था। अब वह अपने ससुराल में तो रह नहीं सकती थी। खामोशी से पैकिंग करके वह घर से बाहर निकलने लगी। तभी निर्मला देवी ने उसे आवाज़ दी, देख जाते जाते मेरा बिस्तर तो बनाती जा, मेरे बूढ़े हाथों में अब इतनी जान नहीं, मैं यह सब काम करती फिरूं। कनिका ने पलट कर नफरत भरी
नज़र अपनी सास पर डाली। बिस्तर तो उसने न बनाया मगर वह पलट कर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर तक वह खटर पटर करती रही और जब वह बाहर निकली तो उसके हाथ में लकड़ी का एक चौकोर डब्बा था। सास और डब्बा देखकर चौंकी। मेरे बेटे का सामान कहाँ लेकर जा रही है? कल मुही इसमें जरूर गहने छुपाए होंगे, उसने कहा, लेकिन जोड़ों में दर्द के कारण उठकर कनिका के पीछे नहीं आ सकती थी। कनिका ने जल्दी से अपना सामान समेटा और घर से बाहर निकल गई। निर्मला देवी को थोड़ी घबराहट तो हुई। घर के कामकाज उनसे होते नहीं थे। सारा दिन कनिका ही उनकी सेवा किया करती थी, लेकिन कनिका की शकल वह सहन नहीं कर सकती थी। जब भी उनका बेटा दुबई से फ़ोन करके कनिका का हाल चाल पूछता तो ऐसे ही एक तेज लहर निर्मला देवी के अंदर जगती हो रही थी। ईर्ष्या के कारण आज उन्होंने कनिका का घर तुड़वा दिया था। जैसे तैसे काम तो कर लूंगी, लेकिन इस कलमुही को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगी, निर्मला देवी ने सोचा। लेकिन यह उनकी भूल थी। कनिका तो उन्हें चारपाई पर बैठे बैठे खाना दिया करती थी और वहीं उनके हाथ पांव धुलाया करती थी, लेकिन अब उन्हें सारा दिन घर में मारा मारा फिर कर अपने काम करने पड़ते तो उनके होश ठिकाने आ गए। उन्होंने 2 दिन बाद ही अपने बेटे अरुण को फ़ोन किया। वह कलमुही मुझ गरीब बुढ़िया को इस घर में छोड़कर तेरे घर पर लात मार कर चली गई। अब बता, तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाए? मैं अकेले इस बड़े से घर में नहीं रह सकती, ना ही मुझे से घर के काम होते। मुझे अपने साथ ले जाने की बात पर अरुण सोच में पड़ गया। माँ को मना भी नहीं कर सकता था। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था। माँ की खातिर ही तो उसने अपनी अच्छी भली पत्नी को डाइवोर्स का नोटिस भिजवाया था। दुबई में उसका अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार था। कई स्टोर थे जिनका वह मालिक था। कहाँ जाए मैं अकेले? उसने अगले ही दिन वह माँ को लेने के लिए भारत आ गया। उसकी ज़िंदगी इतनी बदल सकती है। उसने फ़ोन करके कनिका को जलाने के लिए बताया। देखा अरुण, तुझे तो कभी दुबई लेकर नहीं गया, लेकिन मेरे एक फ़ोन पर भाग आया। मुझे दुबई ले जाने तो सड़ती रहे इसी गरीब घर में, और अरुण तो अब दुबई में मौज करेगा। वहाँ मैं उसकी दूसरी शादी करूँगी। कनिका अपनी सास की यह बातें सुनकर तड़प कर रह गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकती थी। अरुण निर्मला को अपने साथ ले गया। वह इसकी शान और ठाठ देखकर निर्मला की आंखें हैरत के मारे खुली की खुली रह गई। तो अरुण की बड़ी सी गाड़ी में घूमती तो उसने अपने भाग्य पर विश्वास ही ना आता। लेकिन यह ठाठ बाट बस कुछ ही दिनों की कहानी थी। निर्मला को दुबई आए अभी 1 महीना ही गुजरा था कि जब एक दिन अरुण घबराया हुआ घर आया। माँ, मेरे स्टोर के खिलाफ किसी ने कानूनी कार्रवाई की है। क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ, इसलिए मैं इन लोगों से नहीं लड़ सकता हूँ। यूँ लगता है कि सारा कारोबार हाथ से निकल जाएगा। अरुण की बात पर निर्मला काँप कर रह गई। वह तो दौलत और ऐशो आराम के बिना रह नहीं सकती थी। अरुण ने अपने कारोबार को बचाने और संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने स्टोर्स में गैर कानूनी चीजें बेच रहा था। दुबई की सरकार सख्त थी। उन्हें जैसे ही अरुण की हरकत का पता चला, उन्होंने सारे के सारे स्टोर सील कर दिए। अरुण के कुछ बड़े लोगों से संपर्क थे, जिन संबंधों के कारण से जेल न जाना पड़े, इसलिए उसने जितनी जमा पूंजी थी वह सारी की सारी वकीलों और पुलिस को खिला दी थी। एक घर था जिसे बेचकर उसने अपने बहुत से काम निपटाए, लेकिन अब वह दुबई में नहीं रह सकता था। वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। हर दूसरे दिन पुलिस उसके घर पर आ धमकती थी। निर्मला तो इन सारी चीज़ों से बुरी तरह से डर गई थी। अब माँ, हमें वापस इंडिया जाना पड़ेगा, अरुण ने कहा तो निर्मला के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लेकिन बेटा, वहाँ जाकर तू करेगा क्या? छोटा सा मकान है, वहाँ यह ऐसो आराम तो नहीं मिलेगा, निर्मला ने कहा। मगर अरुण अब और कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ समेट कर अगले ही दिन वापस इंडिया आ पहुँचे। दूसरी ओर कनिका ससुराल से निकलकर रोती तड़पती माता पिता के घर पहुँची तो उसकी माँ उसे देखकर दंग रह गई। सब लोग तो तेरे भाग्य पर गर्व करते थे कनिका के, तेरा पति दुबई में रहता है और इतना रुपया पैसा वहाँ से बेचता है, सिर्फ एक सास के होते हुए। आखिर तुझे क्या परेशानी हो गई कि तू रोती हुई माँ के घर आ गई? उन्होंने हैरत से पूछा तो कनिका फुट फुट कर रोने लगी। वह घर अब मेरा नहीं रहा माँ, मैं दिन रात अपनी सास की सेवा की, इसके बाद भी उन्होंने यही कहा कि मैं इनको बहुत दुखी देती हूँ, मैं उनकी सेवा नहीं करती। वह भूखी प्यासी दिन रात पड़ी रहती है, यहाँ तक कि कहा कि मैं सड़कों पर उनसे भीख मंगवाती हूँ। यह सुनकर मुझे घर से निकाल दिया, डाइवोर्स का नोटिस भी भेज दिया। कनिका की बात पर
उसकी बूढ़ी माँ अपना दिल थाम कर रह गई। जवान बेटी वापस मायके की चौखट पर आ बैठी थी। ऐसे में बूढ़े माँ बाप के दिल को चैन किस तरह आता। शाम को कनिका का बाप वापस आया तो कनिका ने उसे अपनी कहानी सुना दी। उसकी आंखें भी फटी की फटी रह गई, झुकी हुई कमर और झुक गई। घर में पहले ही परेशानी चल रही थी, सारे घर की जिम्मेदारी कनिका के एक भाई पर थी, जो बेचारा पढ़ा लिखा न होने के कारण मजदूरी करके अपना और घर वालों का खर्च उठाता था। और कनिका की जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं थी। शाम के समय कनिका का भाई जतिन मजदूरी से वापस आए तो कनिका को आंगन में फिरता देखकर चौंक उठा। सब क्या है, कनिका तो कभी कभी रहने आती थी, लेकिन आज इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है। उसने माँ से पूछा तो माँ ने कहा उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया, अब वह हमारे साथ ही रहेगी। यह एक नई परेशानी थी। थोड़े थोड़े करके उसके पास पैसे जमा कर रहा था कि किसी तरह शादी का खर्च उठाने के लायक हो जाए तो शादी कर ले, लेकिन अब जवान बहन की जिम्मेदारी ने उसे अच्छी तरह बता दिया था कि वह इतनी जल्दी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। घर खर्च के बाद तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी पड़ती थी। जतिन के घर में रखे हुए पैसे धीरे धीरे करके लगने लगे। कभी कभी वह घर वालों से उलझ भी पड़ता। जवान भाई को अपनी वजह से माँ बाप से झगड़ा करते देखकर कनिका की आंखों में आंसू आ जाते। वह बस जैसे तैसे करके अपने और अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। मोहल्ले वाले घर आते तो कनिका को वहां देखकर हैरान रह जाते। इतनी जवान और सुंदर लड़की को उसके पति ने तलाक क्यों दिया। जरूर कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी, शायद चरित्र की अच्छी ना हो। उसका पति तो दुबई में रहता है, हो सकता है इसलिए उसके अनुपस्थिति में किसी लड़के के साथ में नैन मटक्का कर लिया हो। और जब पति को पता चला हो तो वह ऐसी औरतों को भला कहाँ रखते हैं। मोहल्ले की दो औरतें कनिका से मिलने के लिए आई थी और जैसे ही कनिका उनके लिए चाय बनाने के लिए उठी, वह दोनों चुपके चुपके से आपस में बातें करने लगी। कनिका का दिल छलनी हो गया। अरे, सुना है कि इसका पति अपनी बूढ़ी माँ को लेकर दुबई चला गया था, लेकिन वहां जाते उसका सारा कारोबार खत्म हो गया। आजकल वह वापस आ गया है। इस जैसी औरतें हर किसी को बर्बाद कर देती हैं। इतना नेक लड़का था, सिर्फ इसी के कारण अब उसके पास कुछ नहीं बचा। औरतें कनिका के बारे में कह रही थी और किचन में चाय बनाते कनिका का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। इन्हीं औरतों से उसे पता चला कि अरुण अपनी माँ निर्मला को लेकर दुबई से वापस आ गया है। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह कहीं ना कहीं नौकरी जरूर कर लेगी। अरुण दुबई से वापस आ तो गया था, लेकिन अब इस छोटे से मकान में उसका दिल नहीं लग रहा था। कारोबार कुछ था नहीं और ना ही उनके पास इतनी शिक्षा थी कि वह यहाँ पर कोई अच्छी नौकरी कर लेता। जमा पूंजी तो सारी दुबई में ही लग चुकी थी। वह उठते बैठते परेशान रहने लगा। जो थोड़े बहुत पैसे थे वह खर्च होने लगे। वह सारा दिन गलियों में जूते घिसता रहता था और जब घर वापस आता तो माँ से खाना मांगता तो वह दाएं बाएं करने लग जाती। अरुण तो बड़ी हैरत होती। माँ, जब मैं दुबई में था तो तू कहती थी कि कनिका घर का कोई काम नहीं करती, खाना सारा तू बनाती है, घर के सारे कामकाज भी तू करती है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि तुझे तो कोई काम करना आता नहीं। रोटी बनाना तू कब की भूल चुकी है और सब्जी जैसे कैसे बनाती है इसका भी तुझे याद नहीं। सारा दिन घर धूल मिट्टी से आता रहता है, घर में आने का दिल नहीं चाहता। इसका मतलब है कि तू सब कुछ झूठ बोला करती थी। अरुण माँ पर बरस पड़ा तो निर्मला बजाय शर्मिंदा होने के जोर जोर से चिल्लाने लगी। हाँ, तो यह सब तेरी गलती है। तुझे किसने कहा था कि तू इसे डाइवोर्स दे दे। अच्छा भला यहाँ रहती थी, कम खर्च करती थी और उस जैसी मुफ्त की नौकरानी भला हमें कहाँ से मिलेगी। निर्मला की बात पर अरुण गुस्से में आग बबूला हो जाता। अचानक ही एक दिन वह चौंका और लपक कर कमरे के अंदर चला गया। माँ, यहाँ लकड़ी का एक डब्बा पड़ा होता था। जाने से पहले मैं वह डब्बा कनिका के हवाले करके गया था। वह डब्बा कहाँ है? अरे, उन्होंने कहा तो निर्मला देवी चौंकी। उन्हें याद आया कि घर से जाते समय कनिका ने अंदर जाकर लकड़ी का एक डब्बा उठाया था। वह डब्बा तो वह कल मुई अपने साथ ले गई। क्यों? उस डब्बे में ऐसा क्या था? क्या कोई कीमती चीज थी जो तुम दोनों पति पत्नी ने मुझसे छुपा कर रखी थी? निर्मला देवी बरस पड़ी, लेकिन अरुण बुरी तरह से झुंझला गया। उसे तो पता भी नहीं था कि कनिका कहाँ रहती है। जहाँ उसके मायके वालों का पहले घर था वह लपक कर उसी दिन उस घर में चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला इसका मुंह चिढ़ा रहा था। कनिका के मायके वाले तो यह घर छोड़कर कहीं और जा चुके थे। वह लोग कोई अपने मकान में तो रहते ना थे, किराए का घर था। जब भी कोई परेशानी होती तो वह घर बदल लेते। शायद अब की बार भी उन्होंने घर बदल
लिया था। अरुण अपना सिर पीटता हुआ वापस आ गया। उस लकड़ी के बॉक्स की तलाश करने लगा, मगर निर्मला को कुछ पता नहीं था कि लकड़ी का वह डब्बा कहाँ है। नौकरी की तलाश में फिरते हुए उसे कई महीने गुजर चुके थे। जेब खाली हो चुकी थी। अब तो यह हाल था कि पूरे दिन में एक समय की रोटी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो चुका था। तब आकर उसने मजदूरी का रास्ता चुना, लेकिन दुबई में रहकर काम करने ते हुए अब वह मजदूरी का आदी भी न रहा। जहाँ भी मजदूरी करने जाता, वहाँ लोग इसकी धर्मी और कोहली को देखते हुए दूसरे दिन उसे थोड़े रुपए थमा देते और वहाँ से भगा देते, और उनका जी चाहता कि वह जोर जोर से रोने लगे। अच्छी भरी राजाओं वाली जिंदगी भिखारी से भी बुरी हो रखी थी, मगर उसे समझान आता था कि आखिर यह सब कुछ क्यों है। उसे तो अपनी जिंदगी बदलने का बस एक मौका ही नजर आता था। कहीं से वह लकड़ी का डब्बा वापस मिल जाए तो मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे। वह दिन रात बस यही सोचता रहता। कनिका उसके उल्टा थी। डाइवोर्स के बाद उसने अपनी जिंदगी रोकी नहीं, बल्कि उसने मोहल्ले के सारे स्कूलों में नौकरी का पता कर लिया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जल्दी से उसे एक बड़े से स्कूल में टीचर के तौर पर भर्ती कर लिया गया। वह होशियार थी और हमेशा से मेहनती थी। जब उसने पहले ही कुछ दिनों में स्कूल में बड़ी अच्छी तरह से काम संभाल लिया तो स्कूल का मालिक बहुत खुश हुआ। आपके यहाँ आने से स्कूल में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बच्चे के पेरेंट्स की ओर से अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको नौकरी पर रखकर हमने अच्छा किया है। स्कूल के मालिक ने बहुत इज्जत से कनिका से कहा तो वह मुस्कुरा दी। एक बड़ा स्कूल था, यहाँ मिलने वाली सैलरी भी अच्छी थी। घर से में पहले तो भाई की मजदूरी से आने वाली कमाई से गुजारा पूरा ही ना होता था, लेकिन अब कनिका हर महीने स्कूल में मिलने वाली सैलरी जब घर में माँ के हाथ पर रखती तो वह भी उसे दुआएं देती ना थकती थी। घर के हालात तेजी से अच्छे होने लगे थे, मगर इन अच्छे होते हालात में कनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे भविष्य के खतरे सताए रहते थे। उसके कमरे में सामान के साथ लकड़ी का वह डब्बा भी पड़ा था, जो आते समय वह अरुण के घर से उठा लाई थी। इस लकड़ी के डब्बे को देखते ही उसे अपना बीता हुआ समय और अपना ससुराल याद आ जाता, और उसके चेहरे से खुशी गायब होकर परेशानी में बदल जाती। एक दिन कनिका तैयार होकर स्कूल गई तो स्कूल का हाल ही खराब था। वहां सफाई का काम करने वालों ने किसी अनबन के कारण काम करना बंद कर दिया था। पूरे स्कूल में धूल मिट्टी फैल रही थी। दो चपरासी और भी थे, लेकिन उनकी ड्यूटी स्कूल के दूसरे हिस्से में थी। कनिका का काम पढ़ाने के साथ साथ स्कूल में मैनेजमेंट का भी था, इसलिए वह लंच के टाइम परेशान होते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। उसने वहां आते ही प्रिंसिपल को स्कूल में गंदगी और सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति के बारे में बताया। चिंता मत करो कनिका, तुम्हारी बात सही है। अब तुम मुझे साफ सफाई करने वालों ने पहले ही अपना इस्तीफा जमा करवा दिया था, इसलिए मैंने ही नए काम करने वालों की व्यवस्था कर ली है। जल्दी वह आने वाले हैं। तुम उसे अच्छी तरह से समझा देना कि पूरे स्कूल में कहाँ कहाँ सफाई करनी है। कनिका ने हाँ में सर हिला दिया और ऑफिस से निकल आई। प्रिंसिपल का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था, इसलिए उसे परेशानी नहीं होती थी। छुट्टी से कुछ देर पहले वह सफाई करने वाला आ तो गया था, लेकिन कनिका की उसे भेंट न हो सकी। प्रिंसिपल ने खुद उसे समझा दिया कि किस किस जगह की सफाई उसे कल सुबह आते जाते करनी है। अगले दिन कनिका समय पर तैयार होकर स्कूल पहुंची तो स्कूल चमक रहा था। सामने सफाई करने वाला अपना काम दिल लगाकर कर रहा था। उसकी पीठ कनिका को नजर आ रही थी। वह कोई बूढ़ा बूढ़ा आदमी तो ना था, बल्कि वह जवान आदमी था, लेकिन उसकी सेहत बहुत बुरी लग रही थी। कनिका को पीछे से उसे देखकर अफसोस हुआ, शायद यह कोई बहुत ही मजबूर इंसान है। आमतौर पर तो बूढ़े लोग साफ सफाई का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली होती है, लेकिन यह जवान आदमी ऐसा काम क्यों कर रहा है? शायद कोई बहुत ही मजबूर आदमी है, कनिका ने सोचा, और पास से गुजर कर प्रिंसिपल के ऑफिस से में चली गई। ऑफिस से थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। इसका रंग पीला पड़ चुका था और हाथ पैर कांप रहे थे। अंदर जो बात हुई थी उसने उसके होश उड़ा दिए थे, मगर सच्चाई तो यह थी कि वह इस बात के जवाब में कुछ बोल ही ना पाई थी। बाहर निकलते के साथ ही हैरत का उसे एक और तेज झटका लगा। लंबे कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर तो वह आदमी कनिका ने
आदमी पोछा लगा रहा था। कनिका को देखते ही उसने हाथ उठाकर कहा कि मैडम सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए, मैं अभी अभी पोछा लगाया है। मेरी सेहत ऐसी नहीं है कि मैं बार बार पोछा लगा सकूं। अगर आप 2 मिनट रुक जाएंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस आदमी की बात पर कनिका को एक और जोरदार झटका लगा। वह हैरत से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। यह चेहरा जाना पहचाना था, लेकिन यह वह तो नहीं था जिसे पहले देखा था। वह सफाई करने वाले कोई और नहीं बल्कि अरुण था, उसका पति, जो दुबई में ठाठ से कारोबार किया करता था, लेकिन आज एक मामूली चपरासी की तरह स्कूल के फर्श पर पोछा लगा रहा था। कनिका हैरत का शिकार रह गई। वह काफी हद तक बदल चुकी थी, शायद इसलिए अरुण ने उसे पहचाना नहीं था। यह शायद गिरती सेहत के कारण उसकी नज़र भी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि उसके सामने से कनिका निकली है। कांपते हाथों से कनिका समय से पहले ही छुट्टी लेकर घर वापस आ गई तो दोबारा प्रिंसिपल के ऑफिस भी नहीं गई। बड़ी परेशानी से वापस अपने छोटे से घर में आकर वह टहलने लगी। बार बार उसकी नज़र भटक कर लकड़ी के इस डिब्बे पर चली जाती जिसे वह अरुण के घर से लाई थी। शायद वह उसे भूल भी जाती, लेकिन आज स्कूल में अरुण को इतनी खराब हाल में देखकर उसे लकड़ी का डब्बा फिर से याद आ गया। अरुण को स्कूल में साफ सफाई की नौकरी करते हुए कई दिन गुजर गए। सैलरी मिलने का समय था। इस नौकरी से वह खुश तो ना था, लेकिन इसके सिवा कोई कमाई का और रास्ता भी नहीं आता था। निर्मला की चिक चिक से वह दिन रात मानसिक तनाव का शिकार रहता। वह उसे 1 मिनट बैठने नहीं देती। सारा दिन वह उसे खाने की फरमाइशें करती रहती। अक्सर स्कूल का काम खत्म करके घर आता तो घर के काम शुरू कर देता। अब उसे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि उसकी माँ ने कनिका के बारे में जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था। वह अपने बेटे को भी ठीक 1 मिनट बैठने ना देती थी, तो फिर पराई बहू के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करती। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी किसी मोड़ पर जा रही है। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी। उसने स्कूल से छुट्टी कर ली। सैलरी मिलने का समय पास था, लेकिन आज छुट्टी ना करता तो काम भी ना कर सकता था, इसलिए खामोशी से वह चारपाई पर लेटे अपने भाग्य को कोस रहा था। कब तक यहाँ लेटा आंसू बहाता रहेगा? उठ और कुछ खाने को ला दे, मुझे भूख लगी है। तेरी जैसी औलाद तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, निर्मला ने चिल्लाकर कहा। तो अरुण, उसे पता था माँ को खाने के लिए कुछ नहीं ला कर दिया तो वह चिल्लाती रहेगी, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकलता, घर के खुला दरवाजे से कोई अंदर आया। उसे देखते ही अरुण की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि कनिका थी। लेकिन जिस कनिका को उसने तलाक देकर घर से निकाला था, उसका निकालने से तो बहुत अलग नजर आ रही थी। वह तो एक डरी सहमी सी लड़की थी जो दिन रात उसकी माँ की सेवा करती रहती थी। लड़की जो अंदर आई थी यह तो कोई और ही थी, बस अकल कनिका के जैसी थी। बहुत सुंदर और मॉडर्न कपड़ों में पूरे कॉन्फिडेंस से चलती हुई वह अरुण के सामने आकर खड़ी हो गई। कनिका, उसने हैरत से देखा। कनिका मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में लकड़ी का वही डिब्बा था जिसे पिछले काफी समय से वह तलाश कर रहा था। यह डब्बा तुम अपने साथ ले गई थी? उसने हैरत से पूछा। तो कनिका ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। हाँ, कोई ना कोई तोहफा तो यहाँ से लेकर जाना ही था। जब तुमने अपनी माँ के कहने पर बगैर सोचे समझे मुझे घर से निकाल दिया था तो मेरे पास यहाँ से जाने के लिए किराए के पैसे तक ना थे, और उस समय यही लकड़ी का डब्बा लेकर मैं यहाँ से चली गई थी। लेकिन अब समय आया है कि मैं इस डब्बे को तुम्हें वापस कर दूं। कनिका की बात पर अरुण हक्का बक्का रह गया। अंदर से निर्मला ने भी उसकी आवाज़ सुन ली थी और दौड़कर बाहर निकल आई थी। महंगे कपड़े और महंगी गहने पहने खड़ी कनिका को देखकर वह अंदर तक जल भुन गई। कनिका ने हाथ में पड़ा डब्बा अरुण के हवाले कर दिया। अरुण ने हैरान होते हुए वह डिब्बा खोला। अंदर सोने के कई सारे गहने पड़े थे, नोटों की कई सारी गड्डियां भी पड़ी थी। उसकी आंखें फैलने लगी। यह सब क्या है? यह सब तुम मुझे क्यों दे रही हो? उसने हैरत से पूछा। तो कनिका मुस्कुरा दी। दुबई जाने से पहले तुमने इस डब्बे के अंदर कुछ 1000 रुपए डाले थे और कहा था कि हर महीने जो रुपए मैं भेजा करूं वह इस डब्बे के अंदर डालते रहना। जो पैसे तुम भेजते थे वह तो तुम्हारी माँ रख लिया करती थी। इस डब्बे के कुछ 1000 रुपए के अलावा
मेरे पास और कोई कीमती चीज ना थी। जब तुमने मुझे घर से निकाला तो यहाँ से जाते हुए मैं यह डब्बा अपने साथ ले गई। जरूरत के उन दिनों में मैंने वह रुपए खर्च कर लिए। इस डिब्बे को देखकर हमेशा मुझे तुम लोगों की याद आती रही कि किसी ने कैसे मेरे लाख सेवा के बाद भी तुम लोगों ने मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल दिया। अब जबकि स्कूल का मालिक मुझसे शादी कर चुका है और अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर चुका है, तो मेरे पास रुपए, पैसे और गहने की कोई कमी नहीं, इसलिए मैं ब्याज समेत वह रुपए वापस करने आई हूँ। कनिका की बात से गुस्सा था। अरुण हक्का बक्का रह गया। शर्मिंदगी से उसका पूरा शरीर पसीने में भीगने लगा। दरवाजे पर खड़ी निर्मला भी हैरत से कनिका को देख रही थी। खुद उसके अपने कपड़े फटे पुराने थे। दिन रात घर में खाने और रुपए के लेकर चिक चिक होती रहती थी। यह सब कुछ तो वह कनिका के लिए चाहती थी, लेकिन किस्मत ने पलट कर यही वार इस पर कर दिया था। कनिका तो आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, अमीर थी और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन निर्मला और अरुण, जिन्होंने उस पर अत्याचार किया, वह दोनों किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे। कनिका डब्बा अरुण के हाथ में थमाकर नफरत से उसे देखते वापस चली गई। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने डब्बे के अंदर देखा। वहां इतने रुपए जरूर थे कि वह अपनी एक छोटी मोटी दुकान बना सकता था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कनिका को छोड़कर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी।